तो क्योंकि उससे लाइफ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि महंगा आता है, लाइफ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और एप्पल पूरी दुनिया में फेमस है। तो होता क्या है कि जो नेक्स्ट जो स्पीकर आने वाले हैं, एक बार ना उन्हें कॉल आता है, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है, एप्पल के फाउंडर, ठीक है, कि मैं इंडिया में एप्पल को लेकर आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कंट्री हेड हो, आप फर्स्ट एम्प्लॉय हो हमारे यहाँ, ठीक है। वो किन्हीं वजहों से मना कर देते हैं, ठीक है। एप्पल का कंट्री हेड का ऑफर मना करना। दूसरा, आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां देंगी जिसने 1000 करोड़ की कंपनी बनाई होगी, जिसने लाखों करोड़ की कंपनी बनाई। उन्होंने एक दो नहीं, लगभग 5 से 7 कंपनियां जिनका अरबों का टर्नओवर था। इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस इतना है कि शायद उनके अगले 45 से 50 मिनट हमारी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करें, शायद जो पिछले 20 से 25 साल में नहीं हुई हो, ठीक है। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि नीरज खन्ना सर को। मेरा नाम है नीरज खन्ना, देव ने बताया आपको। मैं आपको 3 कहानियां सुनाने आया और 3 कहानियां जिनसे मैंने कुछ लर्निंग ली है, मैं कुछ सीखा हूं, वो 3 कहानियां मैं आपसे आज शेयर करूंगा। और 3 कहानियां सुनाने के बाद अंत में मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आज यहां दरभंगा में इस हॉल में करूंगा। तो पहली कहानी, ये कहानी मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं सुनाई, कभी किसी को नहीं बताई। करीब 40 साल से ये कहानी मेरे अंदर है और इस कहानी की जो बारीकियां हैं, जो डिटेल्स हैं, वो शायद किसी को भी नहीं मालूम। यहाँ शोभित खड़े हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, उनके बचपन से जानता हूँ, और उनको भी शायद नहीं मालूम ये। जब ये वीडियो YouTube पर रिलीज होगा तो मुझे यकीन है कि मेरी फैमिली वो भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनको भी ये कहानी कभी नहीं सुनाई। तो मैं आप लोगों पे बहुत भरोसा कर रहा हूं ये कहानी आपको सुनाकर। तो मैं करीब 10 साल का था, 10-11 साल का था, तब की कहानी है। दिल्ली में रहता था अपने बड़े भाई, माँ और बाप के साथ। तो हम 4 लोग दिल्ली में रहते थे। मेरे भाई मेरे से 3 साल बड़े और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ जाते थे स्कूल बस में। वो 3 साल बड़े थे तो बड़ी क्लास में थे। वो पढ़ाई में मेरे से बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो उनके नंबर आते थे 90, मेरे आते थे 50। तो बहुत डांट पड़ती थी मेरे को। और स्कूल में टीचर, माँ बाप सब कहते थे कि इनकी तरह बनो, इनकी तरह बनो, उसके नंबर आते हैं, तुम्हारे क्यों नहीं नंबर आते हैं। तो बड़ा बुरा लगता था। लेकिन हम दोनों भाई थे, साथ खेलते थे, कूदते थे, मजा करते थे। तो अचानक एक दिन, वो 9th में थे शायद, मैं 6ठी में था, तो उनके नंबर गिरने शुरू हो गए और 90 से 80, 70, 60, 50, 1-2 एग्जाम में फेल भी हो गए। तो टीचरों से डांट पड़नी शुरू हो गई, घर में माँ बाप से डांट पड़नी शुरू हो गई, और हर तरफ से लोगों ने मुझे डांटना बंद कर दिया और उनको डांट पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि मेरी तो आदत थी सबको, इसके तो नंबर आते नहीं है और उनके आते थे। तो मुझे याद है गर्मियों के दिनों में हम लोग छत पे सोते थे, कूलर एसी तो था नहीं दिल्ली में, तो छत पे सोते थे। तो हम दोनों ही थे और दोनों बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला कोशिश करते रहो, होगा कुछ ना कुछ। और मुझे बुरा लगता था
लेकिन सच बताऊं आपको, अंदर ही अंदर थोड़ा अच्छा भी लगता, क्योंकि मेरे को डांट पड़नी बंद हो गई तो अच्छा लगता। अब एग्जाम आए तो उन्होंने तैयारी ज्यादा करी नहीं थी, क्लास में सोते थे, नंबर नहीं आते थे, किताब स्कूल ले जानी भूल जाते थे, तो एग्जाम की तैयारी हुई नहीं थी। तो एग्जाम के बीच में खबर आई कि वो बेहोश हो गए। तो मुझे लगा कि प्रिपेयर नहीं किया तो इतना ड्रामा क्यों, बता दो प्रिपेयर नहीं किया। तो बेहोश हो गए। तो बेहोश हो गए तो माँ बाप स्कूल पहुंचे, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट कराए। 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। टेस्ट पे टेस्ट, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन टेस्ट होते रहे, 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए। फिर एक अजीब सी खबर आई। खबर ये आई कि उन सब टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने ये पता लगाया, और ये सब हो रहा था दिल्ली में, एक हिंदुस्तान का शायद बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स। तो एम्स में टेस्ट वेस्ट हो रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि शायद इनको ब्रेन कैंसर है, जिसकी वजह से आपकी जो कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी होती है, जो आप पढ़ते हैं, वो कम हो गई और चीजें भूल जाते हैं, और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगले 2 हफ्ते में उनका एक ऑपरेशन हुआ, और डॉक्टर्स ने बोला ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन के बाद घर आए तो कुछ ही दिन घर रहे, और बचपन में आपको छोटी छोटी चीजों से बहुत लगाव होता है। तो जब आपके ब्रेन का सर्जरी होती है तो उससे पहले बाल शेव किए जाते हैं। तो वो छोटी छोटी बातें मुझे याद रह गई कि मैं हॉस्पिटल में था और नाई को बुलाया गया कि इनके बाल शेव करने, और बहुत रोया कि मुझे बाल शेव नहीं कराने हैं। तो खैर बाल शेव हुए, पहली सर्जरी हुई, दूसरी सर्जरी हुई। अगले करीब 10 महीने में हॉस्पिटल में रहे वो लोग, मेरे माता पिता और भाई, और उनकी करीब 3 सर्जरीज हुई, 3 या 4 सर्जरीज हुई। और उस बीच मैं अपनी नानी के घर रहा, घर में कोई था नहीं, तो मुझे मेरी नानी के घर रख दिया गया। और 3 सर्जरीज के बाद मतलब करीब 9-10 महीने नानी नाना के पास रहा। वहाँ मेरे बड़े मामा, छोटे मामा, 2 मामियाँ, वो सब थे, तो मेरा ध्यान रखते थे। लेकिन रात को अकेला मैं सोते हुए रोज रोता था कि मेरा भाई, जिससे मैं 3 साल छोटा हूँ, जिससे मैं बहुत जलता था, जिसकी टीचर्स तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वो हॉस्पिटल में अकेला कैंसर से लड़ रहा है। तो 9-10 महीने निकल गए और मैं इंतजार करता था कब घर आएगा। तो एक दिन मामा जी ने बोला कि तैयार हो जाओ, वो घर आ रहा है, तो हम घर चलेंगे। तो मैं बहुत खुश हो गया। और वो और मैं दोनों मिलके, पैसे उस टाइम कम होते थे, तो एक आइसक्रीम आती थी कसाटा, आजकल मालूम नहीं आती है कि नहीं आती है, तो बड़ी सी आइसक्रीम होती थी, वो हम दोनों बहुत शौक से खाते थे। तो मामा जी ने कहा चलो घर चलेंगे, तैयार हो जाओ। तैयार हो गया। तो मामा जी के पास स्कूटर था, ग्रे कलर का, उस टाइम पे आता था विजय सुपर। तो छोटे मामा आगे बैठे थे, चला रहे थे, बड़े मामा पीछे बैठे थे, मैं बीच में बैठा था स्कूटर के ऊपर, और हम तीनों जा रहे थे। तो मैंने मामा जी से बोला कि रुके कसाटा ले लें, आइसक्रीम ले लें, हम दोनों खाएंगे। तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बुरा लगा मेरे को कि मतलब बच्चे की बात कोई सुनता नहीं है।
थोड़ा और आगे गए तो मैंने देखा कि ये घर का रास्ता तो नहीं है, कहीं और ही जा रहे हैं, घर तो जा नहीं रहे। तो मैंने कहा मामा जी हम जा कहाँ रहे हैं, घर तो जा नहीं रहे। फिर कोई जवाब नहीं। बहुत ही गुस्सा आया मेरे कि आज मेरा भाई घर आ रहा है, मुझे आप मतलब जवाब भी नहीं दे रहे। तो स्कूटर जाके एक पार्किंग में खड़ा कर दिया मैंने देखा अजीब सा था कुछ बिल्डिंग, समझ में नहीं आया, मैं छोटा था, इतना जानता नहीं था। अब मालूम है मेरे को हम कहाँ गए थे, तो वो दिल्ली में एक निगम बोध घाट करके है क्रिमेशन ग्राउंड, तो वहां पहुंचे और अंदर गए तो बहुत सारे लोग थे वहां, और बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं जानता था। मैं 10-11 साल का, तो मैं नहीं जानता था इन लोगों को, और लोग रो रहे थे। और दूर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लकड़ियां लगाकर उसके ऊपर मेरे ब्रदर की बॉडी रखी हुई थी। तो वो उस टाइम 13-14 साल के रहे थे और मैं 10-11 3 साल छोटा था। और देखिए छोटा बच्चा कैसे सोचता है, तो वो सब लोग सफेद कपड़े पहन के रो रहे थे और मैंने कलर्ड कपड़े पहने हुए थे। वो सब लोग बहुत रो रहे थे और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था। जिसका मतलब है कि मेरा भाई भी उनको नहीं जानता था और वो हमें नहीं जानते थे, तो वो रो क्यों रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। एक अजीब सा गुस्सा था मेरे अंदर, और मैंने अपने भाई को देखा वो लकड़ी पे लेटा हुआ है, तो मुझे लगा कितना अनकंफर्टेबल होता होगा, कितना चुभता होगा लकड़ी नीचे से जब ऐसे लेटे हुए। तो 10 साल का बच्चा ये सोच रहा है। और जब उनको आग दी, जब चिता को आग लगाई, तो मुझे लगा कि अब मैं जिंदगी में कभी शायद नहीं हंसूंगा, कभी शायद खुश नहीं हो पाऊंगा। मैं शायद खुश होना ही नहीं चाहता था उसके बाद। और घर आ गए। अब मानेंगे नहीं कि मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद, एग्जैक्टली नहीं मालूम कितने टाइम के बाद, पर 2-3-4 महीने के बाद एक दिन टीवी में पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर आ रही थी और मैं बहुत जोर से हंसा। और मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैं हंस रहा हूं। 2 महीने 4 महीने पहले मेरे ब्रदर की डेथ हुई है और आज मैं हंस रहा हूं यहाँ खड़ा हूं। मैं किसी को खुश देखता था, किसी को हंसता हुआ देखता था, तो मुझे बुरा लगता था। लेकिन जिंदगी एक ऐसी चीज है कि वो किसी के लिए नहीं रुकती। तो मैं उठ के स्कूल जाता था, कॉलेज के बारे में सोचता था, नंबर लाने के बारे में सोचता था, करियर के बारे में सोचता था, और जिंदगी चलती रही। तो मेरी लर्निंग इस पहली कहानी से, जो आज बहुत हिम्मत करके मैंने आप सबके साथ शेयर करी है, मेरी लर्निंग इस कहानी से यह है कि सोचो कम, काम ज्यादा, क्योंकि जिंदगी तो चलती जाएगी। थिंक लेस, डू मोर। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा लर्निंग, बहुत बड़ा प्रिंसिपल बन गया आगे जाके। थिंक लेस, डू मोर। तो ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने अभी एप्पल का फोन रखा हुआ है? किसी ने? एक के पास तो है। कितने लोग एप्पल का फोन लेना चाहेंगे?
अच्छा इतना पॉपुलर है वो, मेरे पास भी नहीं है। तो ये कहानी है करीब 2004 की। तो